आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर के सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे लेकर। हर तरफ कोरोना वायरस का शोर है। हाल ही में इसके तेजी से फैलने की बात भी सामने आई। एशिया में कोरोना वायरस और ज्यादा तेजी से फैल रहा है और दुनिया भर की भी बात करें तो कोरोना वायरस से मौत के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। चीन में 5 जनवरी को कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत हुई थी और इस वायरस के तेजी से फैलने की वजह से भारत सरकार ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हवाई अड्डों पर चीन से जो आने वाले मुसाफिर हैं उनकी एहतियातन थर्मल स्कैनर के जरिए जांच करने के हुक्म दिए थे। इस वायरस से एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसी को देखकर यह समझना आसान है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि आखिर ये होता क्या है कोरोना वायरस, इसके सिम्टम्स जो हैं वो कैसे पहचाने जा सकते हैं, साथ ही क्या कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर BL शेरवाल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है, वेलकम टू द स्टूडियो। और दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं श्री गंगाराम अस्पताल के MD डॉक्टर चांद वातल। सर आपका भी वेलकम है स्टूडियो में। और डॉक्टर चांद वातल, पहला सवाल भी मैं आप ही से जानना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि वाई चाइना में हम इस वायरस को इतना तेज़ी से फैलता हुआ क्यों देख रहे हैं? बिकॉज ऑफ सी फूड कुछ लोगों ने कहा, बिकॉज ऑफ नॉनवेज कुछ लोगों ने कहा। क्या यही कारण है या कुछ और रीजंस हैं चाइना में इसके फैलने के? ये हमें पता है कि चाइनीज़ के जो खान पान की चीज़ें हैं वो हमारे से काफ़ी भिन्न है, काफ़ी देशों से काफ़ी भिन्न है। जो उस एशिया साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं उनके खाने में काफ़ी पदार्थ जो हैं नॉन वेजिटेरियंस जो भी हैं वो हर किस्म का सेवन करते हैं। तो उनमें जो वायरसेस हैं भिन्न भिन्न किस्म के वायरसेस हैं जो कि दे कैन जंप फ्रॉम वन रेस टू अनदर। सो एज ए रिजल्ट एक्सपोजर इन दैट कम्युनिटी इज मच मोर। जब वो एक्सपोजर ज़्यादा उस एरिया में होगा तो ये हकीकत हो सकती है कि कोई नया वायरस वहाँ से पैदा हो जाए जिसका कि म्यूटेशन हो गया हो और जो कि हमारे काबू में पहले कभी था ही नहीं और हमारे में कभी उसका संक्रमण हुआ ही नहीं। तो इसलिए एक नाइव पॉपुलेशन है जिसको कि कोई भी इसका इंसल्ट पहले नहीं था, तो उसमें इसका संक्रमण सबसे ज़्यादा होगा और फैलने का रीज़न भी होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज़ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड। पहले भी जो हमने देखा सार्स वगैरह देखा, अदर देन मर्स जो दैट केम फ्रॉम सऊदी एरियाज द अरेबिक वर्ल्ड, बट जो इससे पहले सार्स वगैरह देखा गया वो भी वहीं से आया। इट केम फ्रॉम गुआंगडोंग फ्रॉम देयर टाउन। अब ये वुहान से है। सो मोस्ट लाइकली इट अपियर्स दैट इट इज समथिंग टू डू जो कि एग्जॉटिक चीज़ें हमारे हिसाब से एग्जॉटिक है, उनके हिसाब से एग्जॉटिक नहीं है, जो जिनका वो सेवन करते हैं। जी डॉक्टर शेरवाल, जो आपसे मैं समझना चाहती हूँ वो ये कि जैसा हम बात कर रहे हैं कि फूड हैबिट्स अलग हैं, लेकिन वो आज से अलग नहीं हैं, वो तो बहुत लंबे समय से अलग ही हैं उनकी। लेकिन क्या ये कुछ ग्लोबल चेंजेस आते हैं, कुछ वहाँ के जो लोकल एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंज आता है, या कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है कि जिसको बहुत दिन तक तो समझा ही नहीं जाता है? वो एक बड़ा रीज़न आप इसके पीछे देख रहे हैं कि, और क्योंकि फिर अलग अलग जो नाम है वो हम बीमारियों की इस तरह से देखते सुनते हैं। नहीं, जहाँ तक बात है कोरोना वायरस की, ये आज कोई पहला अभी नई वायरस नहीं है। 1960s में पहली बार कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था। जैसे डॉक्टर चांद वातल ने कहा कि टाइम टू टाइम वायरसेस का म्यूटेशन होता है डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस। जो ये कोरोना वायरसेस हैं बेसिकली ये पाए जाते हैं जो उनके नेचुरल होस्टेज हैं, जैसे बैट है, कैमल है, स्नेक्स है। तो वहाँ जो है, क्योंकि चाइना में ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आम तौर पर रूटीन में उनके डाइट का पार्ट हैं। और इन जनरल जब भी हम बात करते हैं कि जो चीज़ एनिमल्स में है वो ह्यूमन में कैसे आ गया, तो एक तरीका तो ये है कि उनके सेवन से उनका जो है ना, हम अगर उनको जो खाते हैं और उसको अगर रॉ मीट खाते हैं या फिर उनके टच करने से एक दूसरे को जा सकता है। यहाँ पर अगर ऐसा होता, जैसे अभी आपने जो बताया कि चाइना में पहला केस हमारा 5 तारीख को डेथ हुआ,
इसके साथ ही जो अलार्मिंग बात हुई कि जब ये देखा गया कि जो लोग उस सी फूड मार्केट में गए उनमें ये पाया गया, राइट। लेकिन जब ये ऐसे व्यक्तियों में पाया गया जो वहाँ गए नहीं, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि इसका मतलब ये है कि वो वहाँ विजिट नहीं किए, उसके बाद भी इंसानों में पाया गया जी। तो इसका मतलब ये है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन जो फैलता है बीमारी, वो एक कंसर्न है। और इसीलिए जो है वो सारे जो हमारे आपने बताया कि हमारे कंट्री में भी जो एहतियातन जो थर्मल स्क्रीनिंग और जो एहतियात लिए गए हैं वो बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को रोकने के लिए एक प्रक्रिया है और जो समय रहते हमको शुरू कर देनी चाहिए। और इस मामले में मैं भारत सरकार का वो कहूँगा, बल्कि हर गवर्नमेंट का, कि टाइमली बहुत अच्छे से जो है वो एक मैयर जो लेने चाहिए वो ले रहे हैं। बिल्कुल, प्रिकॉशंस जो हैं वो अपने आप में एक तरीके से क्योर की तरफ हमको ले जाते हैं, ये कहा भी जाता है अमूमन। लेकिन सिम्टम्स की बात करें डॉक्टर साहब, तो सिम्टम्स क्या क्या हैं? हालांकि हम हिंदुस्तान के नज़रिए से अभी देखें तो उतना ज़्यादा हमको शायद पैनिक करने की तो कम से कम ज़रूरत नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी, क्योंकि कई बार जब आप लगातार देखते सुनते हैं चीज़ों को तो एक पैनिक की स्थिति में आप अमूमन आ जाते हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचान हो सकती है? पहली बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने इससे घबराना नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, इज़ नो पैनिक, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इसका जैसे हम सार्स वगैरह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ओके। वो भी इसी फैमिली के वायरसेस हैं, उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। अभी तक तो ये जस्ट 2% है, 100 बंदों को अगर होगा तो 2 की शायद मौत हो। ओके। जबकि पहले जो वायरसेस थे उनकी 30%, 20%, उससे ज़्यादा जो है 10% तक का मोर्टेलिटी थी। ये तो एक बात हो गई। ओके। दूसरी बात है, इट इज़ जस्ट लाइक ए कॉमन कोल्ड लाइक वायरस। जैसे सर्दी जुकाम होती है उस तरीके का वायरस है, 5-6 दिन में अपने आप ऑटो क्योर है और ठीक हो जाएगा। अब इसमें पॉपुलेशन वो आ जाती है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होती है, एल्डरली होती है, डायबिटिक होती है, या कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, या बच्चे हैं जिनका कि इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, या जिनको इम्यून सिस्टम की कोई बीमारी है, उसकी वजह से वो उनका संक्रमण ज़्यादा जल्दी हो सकता है और उनका वो ज़्यादा न्यूमोनिया की तरफ ले जा सकता है। ओके। प्रॉब्लम तब होती है जबकि ये निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर की शक्ल ले लेता है, क्योंकि ये वायरस जो है किडनीज पे भी असर करता है। अगर तो ये अंडर कंट्रोल बाय द डिफेंस सिस्टम नहीं हुआ तो ये रिनल फेलियर भी करता है। तो एक तो निमोनिया कर देगा और दूसरा रिनल फेलियर करेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस जो हैं वो 5 या 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये ऑटो क्योर भी है, क्योंकि जैसे नॉर्मल फ्लू है ऐसे ये भी एक फ्लू है, इट्स ए फ्लू लाइक वायरस। जैसे इन्फ्लुएंजा है वैसे कोरोना है, कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी वायरसेस है। तो इसलिए इसमें इतना घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सो ओनली हाँ, अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आप टाइम रहते उसका इलाज कर पाए जो भी पॉसिबल है, और जो विशेषज्ञ हैं उनसे जो एटलीस्ट आप बातचीत कर पाएँ और वो आपको सलाह दें। ओके। चाइना से बाहर सर एक डेथ है जो अभी डिटेक्ट हुई है, और 18 कुल मिलाकर ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर कि इसके जो पेशेंट्स हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। तो 18 कंट्रीज़ अपने आप में एक बड़ा नंबर है, और 392 का अभी जो, या नियर बाय 400 हम मान लें, एक डेथ टोल भी आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है और चाइना जिस तरीके के मेजर्स उठा रहा है, हम कितनी अश्योरिटी ले सकते हैं अभी कि वहीं पर जो चीज़ें हैं वो रोक ली जाएंगी, ताकि इसका जो स्प्रेड है, इसका होना जो है वो मिनिमम उसको हम कर पाएँ, सीज़ कर पाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा? नहीं, पहले तो जो फिगर है कि जो कल तक की जो फिगर थी, आई थिंक 20,000 से ज़्यादा पेशेंट अभी तक कंफर्म पॉजिटिव हैं चाइना में, और 425 डेथ होगी। तो जैसे डॉक्टर वाटल ने भी कहा कि इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि मॉर्टलिटी 2% है, और एज कम्पेयर टू सार्स और बहुत जो पुरानी वायरसेस हमने देखी हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई मॉर्टलिटी थी जी। दूसरे कंट्रीज़ में फिलीपींस में एक डेथ हुई है, आज एक हांगकांग में भी एक रिपोर्ट हुआ है। सो 2 डेथ वो है। इंडिया में अभी तक जो है 3 कंफर्म पॉजिटिव केसेस केरला में हैं। हालांकि जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ से यहाँ पर लेके आए हैं हम लोग, 600 से 654 शायद स्टूडेंट हैं, तो वो सारे क्वारंटाइन उनको किया गया है,
और बाकी कंट्रीज में 20 से ज़्यादा कंट्रीज में पेशेंट्स अभी इसके हैं। तो इसके लिए बेसिकली ज़रूरी है कि जिस जब हम बात करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, तो एक पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जी। आप जो है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ क्या है कि ऐसा नहीं है कि रूटीन एनवायरनमेंट में है, ये आपको सांस जब लेते हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी हो जाएगी, लेकिन जब आप स्नीज करते हैं या कफ करते हैं तो वो एक ऐसी प्रिकॉशंस है जो उस इंडिविजुअल को तो लेनी है, साथ में हो सकता है कुछ ऐसे मरीज भी जिनको वो बीमारी ना हो, कोरोना ना हो, लेकिन आम फ्लू है, तो ये इन जनरल हम सभी को कहते हैं कि दिस इज द ओनली सिंपल प्रिकॉशन। आम जनता को ये पता होना चाहिए कि जब कफ करते हैं तो वो कोई टिश्यू पेपर लें या अपने आम को ऐसे करके जो है ना वो उसमें कफ कर सकते हैं, स्नीज कर सकते हैं। हाथ से ऐसे कफ या स्नीज ना करें, और जो टिश्यू पेपर है वो किसी क्लोज कंटेनर में जरूर डालें। जी। और जब भी ऐसे क्राउडेड एरियाज हैं जहाँ पर हम ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये एक एहतियात के तौर पर ये कहा जाता है कि हमको अवॉइड करना चाहिए, अगर ये अवॉइड हो सकता है। ट्रैवल हमें जो है जितना मैक्सिमम अवॉइड हो सकता है वो अवॉइड करें, और ऐसे कंट्रीज में खास तौर पे जैसे चाइना या एशिया में अगर आपका कोई प्लान है तो वो अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली आपका अपने आप ही ये एक चेक है, और आपने जैसे देखा होगा अगर एयरपोर्ट पे जाओ आप तो वो सारे जो लोग हैं वहाँ कर्मी जो काम करते हैं तो उनको एडवाइज किया गया और है सही कि उनको जो है वो मास्क पहनेंगे। तो उससे यही है कि एक दूसरे से जो कीटाणु है ड्रॉपलेट जो न्यूक्लाई बोलते हैं वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। बिल्कुल। मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस अगर आप रखेंगे जो व्यक्ति बीमार है तो चांसेस हैं कि आपको बीमारी नहीं पकड़ेगी। ओके। तो एक लिए छोटी सी चीजें यही अगर ध्यान रख ले कि जो मरीज है और आप उससे साथ अगर संपर्क में आते हैं, दूसरा जो एक इसके साथ है वो हाथ धोना। बड़ी सिंपल सी चीज है, जब भी आप किसी को टच करें या बेसिकली हाथ मिलाएं, वैसे तो आज की डेट में हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल हिंदुस्तानी कल्चर के लिए बहुत अच्छा है कि आप जो है नमस्कार करिए हाथ मिलाने की जगह। तो इसमें एक अपने आप में जो है इतना जो है कि 1% टू अनदर पर्सन जो कीटाणु है वो नहीं फैलेंगे। आंख में जो है ना आप अपना हाथ जो है ना छुएं या मुंह में या वो है, तो चांसेस हैं कि वो कीटाणु अगर सांस की बजाय फॉर्माइट के थ्रू जो है वो जा सकते हैं। किसी का टॉवल है वो ना यूज करें। तो बेसिकली एक तरह से ये बैरियर है ये। बिल्कुल। और ये जो पर्सनल हाइजीन से जुड़ी हुई बातें हैं लगभग वो ही आपको फॉलो करना है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर वातल, अगर WHO ये कहता है कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है तो इसके क्या मायने हैं और उसके दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले डॉक्टर शेरवाल ने जो कहा इन्फेक्शन कंट्रोल, अभी भी हम जैसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे बात करते हैं, कई बार बात होती है उस पर, और उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि भैया आप हमारे पास एंटीबायोटिक तो है ही नहीं, अब हम इस्तेमाल क्या करें? तो हम फिर उस टाइम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल, फैलने ही मत दो। दूसरे पेशेंट तक हम ही लेके जाते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उठा के लेके जाते हैं, या घर में होते हैं तो उठा के लेके जाते हैं एक दूसरे को। तो इन्फेक्शन कंट्रोल विल सी अस थ्रू। अगर हम अपनी संस्कृति का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे डॉक्टर शेरवाल कह रहे थे हमारा वैसे ही नमस्कार करने का रिवाज है, हाथ मिलाने का रिवाज नहीं है, तो पहला 50% काम हो गया। दूसरा है करेक्ट यूज ऑफ मास्क। जहाँ पे भी आपने आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो पेशेंट से फैलने का है या जो डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर है उसके इंटरेक्शन का काम है। जो भी मास्क हैं उपयुक्त मास्क उसके लिए पहननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि N95 मास्क रेकमेंड की गई हैं, बट देयर आर पीपल, जैसे डॉक्टर सीतो बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के हांगकांग में, उनका मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि मास्क को कैसे पहनना चाहिए, किस तरीके से पहनना चाहिए। वो आम मास्क को भी इस्तेमाल करने का बता रहे थे, जो कि आम तौर पे हम देखते हैं कॉमन मास्क जो पड़े हुए होते हैं, किसी भी ICU में जाते हैं या कहीं जाते हैं वो मास्क कह देते हैं। उस मास्क में एक कलर होता है, एक साइड कलर्ड होता है, दूसरा साइड कलर नहीं होता, वाइट लिनन होता है। तो यानी कि अगर जो कलर्ड पार्ट है वो प्लास्टिक है, यानी कि इम्परवियस है, उसके बीच में से कुछ नहीं जाएगा। तो यानी कि अगर तो इन्फेक्टेड पेशेंट है,
आप उससे किसी और को नहीं करना चाहते तो वो जो कलर्ड पोर्शन है उसका बाहर रखिए, इनर पोर्शन उसका लिनन है, अगर वो खांसेगा छींक आएगा तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाहर से वो निकलेगा नहीं, तो जो उसके सामने लोग हैं उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। और जब वो खोले तो उसकी तनी को खोल के कहीं डाल दे, बाहर हाथ ना लगाए उसको, काफ़ी इन्फेक्शस होता है। अब अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको ये उल्टा इस्तेमाल करना है ताकि उसको ना हो जाए, तो प्लास्टिक पार्ट उसको अंदर से करना है जो कलर्ड पोर्शन है, और वाइट पोर्शन बाहर से है उसका, जो कि उसको ब्रीथ करेगा तो वो थोड़ा बहुत फिल्टर करेगा और प्लास्टिक जो है वो उसको अंदर जाने से रोकेगा। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी टिट बिट्स। अदरवाइज अगर जहाँ पे कि ये संक्रमण देख लिया वहाँ पे क्वारंटाइन एरिया है तो वहाँ N95 मास्क वो रेकमेंडेड है। सो प्रिकॉशन इज द मेन बेन इन प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स, एंड इंडिया हैज अ वेरी गुड हिस्ट्री। सार्स देखिए बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ, बिल्कुल। स्वाइन फ्लू देखिए बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ, Exactly. आप नीफा देखिए वेरी क्विकली वी कंट्रोल्ड इट। सो हमें लगता है कि हमारी मशीनरी अच्छी तरीके से सज है, उनको मालूम है करना क्या है, क्योंकि वो दे हैव गॉन थ्रू इट, राइट। तो हमें घबराने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। ओनली ये है कि आप जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम और होने थोड़ा चाहिए, सा और होना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस ताकि लोगों और में हम हो भी जाए। अपनी कम्युनिटी में कर रहे हैं। जैसे 10 तारीख को हम अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं इसी के लिए, ताकि IAMM डेली चैप्टर जो है अपनी जो ख्याल आते हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री तक पहुंच पाए। हम एक नोट बना के उनको देंगे, जबकि हम 2.5 घंटे का एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें सारे विशेषज्ञ को इकट्ठे बुलाया और सम थॉट प्रोसेस होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। जी जी। सो जो उसका निष्कर्ष होगा हम एक पन्ना बना के उनको दें। तो इस तरीके की अवेयरनेसेस डिफरेंट लेवल्स पे, कम्युनिटी लेवल पे होनी चाहिए। बिल्कुल। इंटरनेशनली अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि इसके सिम्टम्स देखे गए हैं। तो एक तो जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने लोगों को नहीं बुलाएंगे, इंडिया को अब बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि हम अपने नागरिकों की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो आएँ भी, और फिर यहाँ पर जब आ रहे हैं तो ठीक है फ्रिस्किंग है, लेकिन वो बाकी और लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र है। लेकिन अगर बाकी देशों की हम तरफ देखते हैं तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जहां पर कि इसके लक्षण हो सकते हैं और जहां पर और ज्यादा चिंता करने की या एहतियातन जो कदम है वो उठाने की जरूरत है? नहीं, इसके लिए कोई बार नहीं है कि कोई भी कंट्री जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात करें तो एक तो जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं इमीडिएटली, जैसे आपके पास थाईलैंड है, फिलीपींस है, तो यहाँ पर जो है जो कंट्रीज़ नियर बाई उस एरिया के हैं वो थोड़ा सा जो है क्योंकि आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। और जहाँ पर भी नंबर ऑफ पेशेंट्स जाएंगे, जो कि चाइना गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से उसको सील किया गया है उस प्रोविंस को, जो कि पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो पेशेंट हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, उनको कम से कम मोबिलाइज किया जाए फ्रॉम वन पेशेंट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बस मेरा जानना यही था कि कोई टोपोग्राफी, कोई क्लाइमेट किसी कंट्री का इसको इसके लिए मुफीद ना हो कि वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बाकी तो मेरे ख्याल से सभी मुल्क ये चाहेंगे कि अपने अपने स्तर पर वो कदम उठाएंगे, लेकिन कोई ऐसा कोई क्लाइमेट या टोपोग्राफी इसको सपोर्ट तो नहीं करता है ना? नहीं, ऐसे क्योंकि ये नया वायरस है तो इस तरह का कोई अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जो भी हम एक नए वायरस की नोवल वायरस इसलिए बोलते हैं कि इसके साथ जैसे जैसे जो हम आइसोलेशन बढ़ेगा और एरिया में, जैसे वहाँ पर तो टेम्परेचर वुहान और प्रोविंस में बहुत कम टेम्परेचर है, और अभी हिंदुस्तान में देखो तो नॉर्थ इंडिया में कम टेम्परेचर है, बट साउथ में आप जाके देखोगे तो यू विल फाइंड के बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है जी। तो लेकिन इसका ये है कि जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं, आमतौर पर हमें ये लगता है जैसे ही गर्म वो होगा तो ये जो कम होगा। ये नॉर्मल वायरसेस जो हैं, फ्लू वायरसेस हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है ये इट इज़ नोन दैट इन दी समर वो सस्टेन नहीं करती जो है ना विद दैट टेम्परेचर, तो ये नॉर्मल वो है एक्चुअली। लेकिन ऐसा कोई हम दूसरे नहीं कह सकते गारंटी के साथ ये ऐसा है, क्योंकि अभी नई वायरस है, बट नॉर्मली ऐसा हम कहते हैं कि इसीलिए हॉट क्लाइमेट है तो वहाँ कम होगा। आपकी तरफ से क्या जवाब रहेगा सर? इज देयर एनी कंट्री जहाँ पर जैसे वुहान से ये फैला और भी देश हैं जो कि सी फूड या इस तरह के फूड के ऊपर बैंक करते हैं, तो क्या वहाँ पर चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं रादर देन रेस्ट ऑफ कंट्रीज?
हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं, आप इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर शेरवाल ने कहा, इट्स ए न्यू वायरस, हमें इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और बड़ा अजीब है कि इसका ये यूजुअली जो है एनवलप्ड वायरस होता है, इसमें कवर होता है, कोट होता है इसमें वो है ही नहीं। ओके। तो यानी कि हम इसका इलाज कहाँ करें, हमारे पास वैक्सीन भी कहाँ बनाएं। वैक्सीन यूजुअली हम एनवलप को ये करते हैं कि ये अटैच ही नहीं होगा तो इसका वैक्सीन बना दे, इसके वहीं पे एंटीजन्स वगैरह होते हैं, इसका वो है ही नहीं। ओके। तो दैट मेक्स इट मोर डेंजरस कि इसका वैक्सीन तभी है ही नहीं, अभी तो कोई वैक्सीन ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि वो जो भी ड्रग्स हैं वो एनवलप वगैरह उस पर वर्क करते हैं, वो कहाँ करें। सो इट्स ए वेरी यूनिक, तभी इसका नाम ही नॉवल दिया गया है। जब तक इसके बारे में समझ में आएगा, सब कुछ आएगा कि इसका करें क्या, किस तरीके से ये बिहेव करेगा, इसलिए अराउंड द वर्ल्ड ये कहना कि कहीं और नहीं होगा बड़ा गलत होगा। और अभी तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पता लग ही गया, पहले शुरू हुआ तो बताया होगा ही नहीं। ये वही लोग हैं जो वहाँ उस मार्केट में गए और वहाँ से वही लेके आ गए, राइट। उसके बाद फिर ये स्प्रेड करना हो गया एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो इसके बारे में अटकलें लगाना थोड़ा गलत होगा एज ऑन टुडे। राइट। एज द डेज विल पास, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता लगेगा, शोध ज़्यादा होगा तो चीज़ें सामने आएंगी, तो ज़्यादा तरीके से पता लगेगा। जी जी। कंक्लूडिंग रिमार्क सर अब आपकी तरफ से क्या रहेंगे, क्योंकि हमने बात की कि हमको एक तो पैनिक नहीं करना है, लेकिन मैन टू मैन है तो थोड़ा सा हमको सजग रहने की तो ज़रूरत है निश्चित तौर पर, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कंक्लूजन में हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे? कोई पैनिक नहीं है, नंबर वन, कोई पैनिक नहीं है। वी आर वेल इक्विप्ड, अगर गॉड फॉरबिड ऐसी कोई स्थिति होती भी है, अच्छे खासे क्वारंटीन सेंटर्स बना दिए गए हैं, क्योंकि आएगा तो वहीं से आएगा। अभी तो यहाँ डीनोवो कोई केस नहीं है, इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं हमें। तो एनवायरनमेंट को अगर कोई पोल्यूट करेगा या ये करेगा फ्रॉम पीपल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड वेयर एवर दे हैव बीन विद इन कॉन्टैक्ट, जो कि केस डेफिनेशन ही है, तो उससे वो तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, कीपिंग इन व्यू कि हमारी कितनी लार्ज कंट्री है। तो इसलिए हमें ट्रांसमिशन पे ध्यान देना है जो भी पॉसिबल है, जो कि अभी हो रहा है। तो इसलिए कोई घबराने की कोई बात नहीं है। सो व्हाट वी शुड बी अवेयर, जी जी, हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो अवेयरनेस डॉक्टर शेरवाल एक की है एक तरीके से, अगर हम कहें तो आपकी तरफ से कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा लोगों को कि हमारी जो सरकार है, दिल्ली सरकार हो या सेंटर की सरकार हो या सभी स्टेट की सरकार, बहुत अच्छे से इसमें सक्षम है इस तरह की परिस्थिति से टैकल करने के लिए जी। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि खाली सरकार के ऊपर डिपेंड मत करें। जब भी इस तरह की कोई इन्फेक्शन की हम बात करते हैं कि एपिडेमिक हो सकता है या पेंडेमिक है, तो उसमें हर व्यक्ति का रोल है, हर व्यक्ति को उसके अंदर जो है ना कुछ योगदान है। तो इसलिए सरकार के साथ सब कुछ डिफरेंसेस भूल के मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि इसके लिए सब लोग हाथ बढ़ाएं और सब लोगों को कोरोना के लिए तैयार करें कि ये इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर रहना है। बिल्कुल। अगर आपको कहीं पर लगता है कि ये कीटाणु उस व्यक्ति में हो सकते हैं, तो उससे ऐसा मत करें कि ये जो है उसको हम कहें कि बायकॉट कर दें या नहीं, उसकी बजाय आप उसको स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर लेके जाएं। और मेरे जो डॉक्टर भाई हैं उनको हम ये है सलाह कि उनको इग्नोर ना करें। इमीडिएटली अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम मिलते जुलते भी हैं अगर कोरोना वायरस से, तो उनको एडमिट करें। एडमिशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि वो पेशेंट सडनली अगर आपका है इमीडिएटली डिस्ट्रेस में जा सकता है। बिल्कुल, एंड वी में लूज और ऑर्गन लॉस जो है डिसफंक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें यह है कि हमारे मेडिकल फैटर्निटी को कि उनको इग्नोर ना करें और वहीं पर इलाज करें और इमीडिएटली नोटिफाई करें, ताकि उसको अगर जरूरत पड़े तो उनको फिर आइसोलेशन वार्ड में भेजें और वहाँ पर इलाज कराएं। ऐसा नहीं है कि कोई इमीडिएटली हर आदमी है कि नहीं हम यहाँ हमारे पास इलाज नहीं है इसका, तो आप जाएं। इलाज इसका यही है कि आप इसको आइसोलेट करें ताकि दूसरे लोगों में ना फैले। वो भी आपका दायित्व है, मेरा दायित्व है, सबका दायित्व है। बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं समझा जाता तो शायद जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो वहाँ पर मौजूद थे चाइना में, उनको वापस लाया जाना, सोचिए कितना मुश्किल होता। एयरलाइंस अगर मना कर देती, एयर इंडिया ये कह देती कि क्योंकि ये फैल रहा है मैन टू मैन तो हम नहीं लेकर जाएंगे, तो कितनी बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती थी। लेकिन तारीफ करनी होगी उस स्टाफ की भी जो आगे बढ़ता है, हमेशा मदद करता है। और अगर कोई वायरस इन्फेक्ट
इन्फेक्टेड है तो भी विद ऑल प्रिकॉशंस उसको वापस लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए स्टूडियो में वक्त निकालकर। धन्यवाद आपका डॉक्टर शेरवार। डॉक्टर वातल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और स्टूडियो में आप आए। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, और इस प्रोग्राम में अगर आप अपनी राय भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिएगा, और उसके लिए हमारा ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। और अब पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।